थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ कांत जी कि आप यहाँ आए और आपने हमें रोड मैप दिया अगले साल के लिए। और मेघा, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं सेशन के संचालन के लिए। आगे बढ़ते हैं बिना कोई इंतजार, हमारे जो अगले बेहद खास मेहमान हैं वो आ चुके हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी यहाँ पहुंच चुके हैं। दिल्ली के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में विस्तार से इनके संग हम चर्चा करेंगे। हाल ही में ही आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बनी है। मनीष सिसोदिया, कुड वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज? जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मनीष सिसोदिया, डेप्यूटी सीएम ऑफ दिल्ली, थैंक यू वेरी मच कि आप आए यहां। इस सेशन का संचालन करेंगे इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर राशिद हाशमी जी। तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। राशिद, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, लेकिन कुछ औपचारिकताएं भी होती हैं। बताना पड़ेगा कि आप दिल्ली में हैं, आप पंजाब में हैं, आप एमसीडी में हैं, आप गुजरात तक हैं, आप उत्तराखंड तक हैं, आप दिल्ली के डेप्यूटी सीएम हैं और हमेशा की तरह एक बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ में मेरे साथ में इंटरव्यू देने के लिए हैं। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। मंच को आपने बहुत शुभायमान किया है अपनी इस मौजूदगी से। शुरुआत में सबसे नई खबर के साथ ही कर लेता हूं जो आज अखबार और टीवी की सुर्खियां बना हुआ है, शराब घोटाला। शराब घोटाले को लेकर के दिल्ली से लेकर गुजरात तक चर्चा रही, यहां तक कि पंजाब तक भी चर्चा रही। आपको क्या लगता है कि अभी भी आप पाक साफ होकर के निकल जाएंगे? क्योंकि चार्जशीट फाइल हो गई है, एडिशनल चार्जशीट फाइल होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि इसमें आपका नाम आ सकता है। देखो, जब हमने दिल्ली में एक बहुत शानदार एक्साइज पॉलिसी बनाई जिससे दिल्ली सरकार को भी फायदा हुआ और भी बहुत रेवेन्यू मिल सकता था, पर एक बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाई दिल्ली के लिए। तो उसके बाद में अचानक ये लोग चिल्लाने लगे, जी घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। तो मैंने भी सोचा यार, इतनी बढ़िया पॉलिसी बनाई, सरकार को फायदा हो रहा है, जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ रहा, फिर ये घोटाला कहाँ हुआ? तो मैं भी तब से ढूंढ रहा था जब से ये बात हुई है कि भाई कुछ गड़बड़ हुई, कहाँ गड़बड़ हुई, कैसे गड़बड़ हुई, कुछ कहीं ये हुआ क्या है घोटाला। मैं खुद से भी पूछ रहा था, मैं फाइलों में भी ढूंढ रहा था, मैं गड़बड़ कहाँ हुई। मैंने सोचा चलो सीबीआई वाले बताएंगे कि यहाँ गड़बड़ हुई। फिर मुझे लगा कि सीबीआई की चार्जशीट में तो बताया नहीं गया कि मैंने घोटाला कहाँ किया है, हो सकता है ईडी की चार्जशीट में बताया जाए। फिर ईडी की चार्जशीट में भी घोटाला सामने नहीं आया। ये बीजेपी वाले सुबह से शाम तक बैठ के चिल्लाते थे 10,000 करोड़ रुपए कमा लिए मनीष सिसोदिया ने, 100 करोड़ कमा लिए मनीष सिसोदिया ने, 500 करोड़ कमा लिए। मैं भी अपने आसपास देखता था यार कहाँ है वो पैसे, 500 करोड़, 10,000 करोड़। मुझे लगा सीबीआई वाले आके बताएंगे जी देखो इस तकिए के नीचे पड़े हैं। मुझे लगा ईडी वाले आके बताएंगे जी देखो आपने इस गद्दे में छिपा दिए या किसी और ने छिपा दिए, आपके घर में रखे हैं या वहाँ रखे हैं। मुझे भी नहीं मिले, सीबीआई को भी नहीं मिला, ईडी को भी नहीं मिला। अभी फाइनली कह रहे हैं जी अभी और चार्जशीट लाएंगे, अभी और करेंगे। तो देखते हैं, एक अच्छी पॉलिसी बनी दिल्ली में और उससे दिल्ली को फ़ायदा हुआ, दिल्ली के लोगों को फ़ायदा हुआ, उससे दिल्ली सरकार को फ़ायदा हुआ। बीजेपी को ज़रूर नुकसान हुआ, तो बीजेपी वालों ने काफ़ी चीख चिल्लाहट की, अब उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वैसे आपका जब मैं इंटरव्यू करने आ रहा था ना, तो आपके लिए एक बहुत तारीफ वाली बात बता दूं कि मेरे एक मित्र ने कहा कि अच्छा वो कट्टर ईमानदार का इंटरव्यू करने जा रहे हो क्या? दिल्ली की पॉलिटिक्स पर थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि दिल्ली में झंडा बुलंद करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, और अब तो नेशनल पार्टी है आपकी, लेकिन पहली बार एडिशनल अरविंद केजरीवाल के अलावा अगर किसी ने जीत का जिम्मा उठाया एमसीडी में, हालांकि गुजरात में भी बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की थी और 11-12% के आसपास का वोट आपको मिला, क्या है जीत का मंत्र जो आपने जिम्मेदारी उठाई उसे जीत में तब्दील किया एमसीडी इलेक्शंस में? मनीष सिसोदिया का जीत का मंत्रा क्या है? देखिए, ओवरऑल आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में जो सफ़र तय किया है उसका मंत्र, वो चाहे एमसीडी चुनाव में हो या पंजाब में हो या दिल्ली में हो या गुजरात में इतनी बड़ी सफलता ली है, इन सब में एक ही है कि हम काम करते हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी हार्डकोर कार्यकर्ता से पूछिए कि भाई आपकी पार्टी का देश को लेके विजन क्या है। आप कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से पूछिए भाई आपकी पार्टी का देश को लेके विजन क्या है। फिर आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछिए कि भाई आपकी पार्टी का देश को लेके विजन क्या है। बीजेपी का आदमी हो सकता है कुछ बड़ी बड़ी बातें कहेगा, पर अगर आपसे काउंटर में पूछ लो लेकिन आपकी पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उस विजन पे कर क्या रहे हो, वो गोल है।
कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से पूछो, वो कुछ कुछ बताएगा, भाई हम भारत ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन विजन क्या है? जहां जहां 4 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, 3 में, उनमें क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है। मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता से पूछोगे, वो बोलेगा साहब हमें एजुकेशन के जरिए भारत खड़ा करना है, हमें हर आदमी को अच्छी हेल्थ सर्विसेज देनी है, हमें अच्छी सड़कें करनी है, रोजगार देना है, महंगाई से लड़ने में मदद करनी है। अगर आप उससे पूछोगे भाई क्या कर रहे हो, तो वो बता देगा कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां वहां हम स्कूल अच्छे कर रहे हैं, जहां जहां हमारी सरकार है वहां हम अस्पताल अच्छे कर रहे हैं, जहां जहां हमारी सरकार है वहां हम महंगाई से लड़ने में लोगों की मदद कर रहे हैं, हमने बिजली सस्ती कर दी, हम चीज़ों को सस्ता रखने में मदद कर रहे हैं। तो आज आम आदमी पार्टी काम करने वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, और आम आदमी पार्टी जनता के रोजमर्रा की जिंदगी में गवर्नेंस को जो देना चाहिए वो देने वाली पार्टी है, वो डिलीवर करने वाली पार्टी है। तो यही जीत का मंत्र है। यानी ये आपकी जादू की छड़ी है, जैसा कि आपने बताया, जादू की छड़ी लेकर के यकीनन अब 2024 तक आप लोग नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने लगे हैं। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया है। लेकिन उससे पहले ना मनीष जी, चैलेंजेस कई हैं। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां तक मेरा अंदाजा है। कर्नाटका भी है, मध्य प्रदेश भी है, अलग अलग राजस्थान वगैरह राज्य भी हैं। कौन सा राज्य एजेंडा में सबसे ऊपर है? इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? और 2024 के पहले जो सेमीफाइनल्स हैं, इसके लिए मनीष सिसोदिया की तैयारी, आम आदमी पार्टी की तैयारियां क्या हैं? देखिए, हम सब सोचते हैं, आदमी है तो सोचेगा ही, लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम ये सोचने में ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते कि यार अब कौन सा राज्य क्या। आप मुझसे पूछो मेरे 24 घंटे में से, या हमारे जैसे और साथी हैं हमारे, कि 24 घंटे में से ज़्यादातर चीज़ें क्या ड्रीम रखते हो, किस ड्रीम पे ज़्यादा सोचते हो? हमें लगता है और स्कूल कैसे अच्छे हो जाएं। तो अभी मेरे हिस्से में जिम्मेदारी है दिल्ली के स्कूल ठीक करने हैं, अभी एमसीडी के स्कूल ठीक करने हैं, एमसीडी में साफ करना है कूड़ा, इन सब पे ज़्यादा चिंतन है। पार्टी के बहुत लोग हैं, सोचेंगे कि किस राज्य में अब जाके चुनाव लड़ना है, मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँगा। लेकिन पार्टी में बहुत लोग इस बारे में डिसीजन लेंगे कि अब किस राज्य में चुनाव लड़ना है, कहाँ आगे चुनाव लड़ने की तैयारी करनी है। पर पार्टी के एक आम कार्यकर्ता होने के नाते मैं जो सपना, जो दिन रात मेरा ड्राइविंग फोर्स है, या हम जैसे और बहुत सारे लोगों का ड्राइविंग फोर्स है आम आदमी पार्टी में, वो ये है कि यार स्कूल कैसे और अच्छे किए जाएं, हमें और नौकरियां देने वाले लोग कैसे दिए जाएं। इस देश में नौकरियां मांगने वाले लोग बहुत खड़े हैं डिग्रियां ले लेके, लेकिन डिग्रियां लेके नौकरियां देने वाले लोग कैसे खड़े किए जाएं, हमारी ड्रीम उस पर चलती है। आपके ड्रीम को यकीनन दिल्ली वाले सलाम भी करते हैं। और बिल्कुल एकदम ठीक बात है कि जिस तरह से अपने सरकारी स्कूल को का पूरा इंफ्रा तैयार किया है दिल्ली में, अपने आप में एक नज़ीर है, इंटरनेशनल नज़ीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है मनीष जी। लेकिन मनीष जी क्या है ना कि 2013 में पहली बार चंद दिनों की सरकार ही कही जाती है, फिर प्रचंड बहुमत वाली सरकार, फिर 2020 में फिर से प्रचंड बहुमत वाली सरकार। लेकिन बीच में क्या होता है ना, आप लोगों की का जो टसल है वो एलजी साहब के साथ में चलने लगता है। अब ताज़ा है ना कि भैया 97 करोड़ रुपए वसूलने हैं। मेरा सवाल यह है कि टसल जो है वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसका खमियाजा भुगतता कौन है? आम आदमी पार्टी, सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, या दिल्ली की आम जनता? देखिए, एक समय था दिल्ली में जब ऐसी सरकारें चलती थीं जो सरकार और एलजी या जो भी केंद्र है सब मिलके बिजली महंगी कर रहे थे। हम लड़े, फायदा किसको हुआ? जनता को हुआ। स्कूल ठीक नहीं होते थे, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ती चली जाती थी, हम लड़े, फायदा किसको हुआ? दिल्ली की जनता को हुआ। सारी चीजें जिस चीज पे हम लड़े हैं, मोहल्ला क्लिनिक हैं, अस्पतालों की हालत खराब थी, और इस देश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो दिल्ली के आप देख लेते हैं अगर 2015 में तो क्या हाल था। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाई, नहीं बनने दे रहे थे, हम लड़े, फायदा किसको हुआ? जनता को हुआ। एलजी ने कहा जी सीसीटीवी नहीं लगने देंगे दिल्ली में, इससे गड़बड़ हो जाएगी, हम लड़े एलजी से। आज गली गली में सीसीटीवी है, गली में कोई भी लड़का किसी महिला को छेड़ते हुए जाता है, महिला तुरंत मोहल्ले में आरडब्ल्यू के पास जाती है, बोलती है मेरे को सीसीटीवी की फुटेज दे दो। किसी का फोन छिन गया, किसी की चेन स्नैचिंग हो गई, सबसे पहले वो लड़की जाके पहले पुलिस में भागते थे लोग और पुलिस सुनती नहीं थी, आज सबसे पहले आरडब्ल्यू वाले के पास जाते हैं मोहल्ले में, बोलते हैं जी सीसीटीवी निकाल दो। एक बाइक वाला मेरा भी मोबाइल छीन के ले गया है, उस सीसीटीवी फुटेज के साथ जनता जाती है पुलिस स्टेशन। अब हम लड़े इन सीसीटीवी के लिए, धरना दिया हमने एलजी ऑफिस में, फायदा किसको हुआ? दिल्ली की जनता को। तो पहले दिल्ली की जनता की दिक्कत ये थी कि उसके लिए कोई लड़ने वाला नहीं था। आज आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी आज दिल्ली की जनता के लिए लड़ते हैं, और जब दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल लड़ते हैं तो फायदा दिल्ली की जनता का हो रहा है। आप दिल्ली की जनता के लिए लड़ते हैं, और लड़ने के लिए आप गुजरात भी गए।
आपने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने ये दावा किया था कि गुजरात में आप लोग सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का किला जो अभेद्य है उसे आप लोग ध्वस्त कर देंगे, लेकिन 5 सीटों पर ही सिमट करके रह गए। हालांकि कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे 10% से ज्यादा वोट पाना इतनी तेजी के साथ में, यह भी अपने आप में तारीफ वाली बात है। लेकिन क्या मायूसी हुई गुजरात में? बाद में उसी मायूसी को आप लोगों ने एमसीडी के जश्न में तब्दील किया? नहीं, जब भी आप लड़ते हैं तो आप जीत जाएं, आपकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ आपको पूरे गुजरात में, जिसको कहते थे बीजेपी का अभेद्य किला है, यहाँ तो कोई पैर नहीं रख सकता, वहाँ आप पैर रखते हो और आपको 41 लाख वोट मिलते हैं। 27 साल से जो सरकार चला रही है पार्टी, उसको वहाँ पे 1.5 करोड़ वोट मिले, हमको 41 लाख वोट मिल गए। तो हमें तो लगता है कि ये बड़ी उपलब्धि है कि गुजरात में 41 लाख लोगों ने कहा कि हमें स्कूल पे वोट देने हैं, हमें अस्पताल के नाम पे वोट देने हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगली बार वो 1.5 करोड़ होंगे, देखना। यानी अभी भी गुजरात को लेकर के आपको काफी उम्मीद है, और आपकी बातों से इंडिकेशंस ये मिल रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शंस तक आप लोग गुजरात में फिर से अपनी धमक दिखाने की कोशिश यकीनन करेंगे। मैं वापस से फिर एमसीडी पर आता हूं। एमसीडी इलेक्शंस के वक्त में जो मैनिफेस्टो था या लोगों का जो संकल्प पत्र था या अलग अलग जो दावे किए गए थे, उनमें एक सबसे बड़ी बात यह थी, आप लोगों ने ये कहा था, जब ये पूछा गया कि दिल्ली का कूड़ा किसने किया, आपने कहा जो 1.5 दशक से राज कर रहे थे। आपसे जब ये पूछा गया कि करप्शन किसने किया, जो 1.5 दशक से राज कर रहे थे। दिल्ली का कूड़ा कब खत्म होगा, हो पाएगा या नहीं, इसके लिए किस तरह का रोड मैप तैयार किया है, जो रोड मैप है उसके फ्रेमवर्क पर क्या काम शुरू हो गया है या फिर नहीं, और करप्शन खत्म करने का आपका फ्रेमवर्क क्या है एमसीडी में? देखिए, हम सब लोग देश की राजधानी में रहते हैं, दिल्ली में, और 21वीं सदी में भारत जैसे बड़े और महान देश की राजधानी, उसकी गलियों में कूड़ा फैला रहे, ये हम सब के शर्मिंदगी की भी बात है। हम सब लोग, दिल्ली के लोग, अपने अपने घर से निकलते हैं फ्रेश मूड से, घर में नाश्ता करके परिवार के साथ अगरबत्ती जला के भगवान के सामने, सोचते हैं अपनी दुकान पे जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे, और घर से बाहर निकलते हैं उस फ्रेश मूड से। सबसे पहले मूड खराब करता है गली का कूड़ा। तो ये दिल्ली का एक बहुत बड़ा, हम दिल्ली वालों का एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। हमने सोचा कि भाई एमसीडी की जिम्मेदारी थी ये कूड़ा साफ करना, 15 साल से हुआ नहीं, ये लोग सरकार में बैठे थे। तो अब दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया है, और आप देखेंगे कि अभी तो इन्होंने मेयर का इलेक्शन की तारीख 6 जनवरी तय की है, उसके बाद और सरकारी प्रोसेसेस होंगे। तो कहने का मतलब कि पूरी सत्ता में आने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं। और आप देखो, 134 पार्षदों के इलाके में जाके 10-10 साल से जिन गलियों से कूड़ा नहीं उठता था, हमारे पार्षद सफाई कर्मचारियों के साथ चाय पीते हैं, उनको घर में बैठ के खाना खिलाते हैं सम्मान के साथ में, फिर उनके साथ में जाते हैं निकल के, और उन गलियों को साफ करा रहे हैं। तो आप देखो, अचानक दिल्ली में आप किसी 8-10 कॉलोनियों से निकल के जाओ, एक आधा घंटे के लिए घूमो, आपको साफ पता चल जाएगा कि यहां से तो कूड़ा उठ रहा है और यहां से नहीं उठ रहा। जहां से उठ रहा हो आप चेक करना, वो आम आदमी पार्टी के पार्षद का वार्ड मिलेगा, और जहां से नहीं उठ रहा होगा वो बीजेपी के पार्षद का वार्ड मिलेगा, देखना आप। यानी आप गारंटी ले रहे हैं कि दिल्ली का कूड़ा तो अगले 5 साल में साफ करके हम रहेंगे 5 साल से पहले साफ। अच्छा, 5 साल से पहले ये वादा है आपका। अब नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के मैं कई चीजें आपसे पूछना बेहद जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में और पॉलिटिकल पोस्चरिंग में अब एक बात ये पूछी जा रही है कि नेशनल पॉलिटिक्स में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखा जाए या बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी का मुकाबला किससे है? देखो, जिसको जो देखना है वो देखेगा और देखता रहे। हम लोग उस लड़ाई में ही नहीं है। हमारा लड़ाई ये नहीं है कि आज हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना दें या बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी बना दें। जैसा मैंने कहा कि हमारा लड़ाई का मुद्दा ही एकदम अलग है। हमारी लड़ाई इस बात को लेके है ही नहीं। हमारी लड़ाई इस बात को लेके कि यार इस देश के हर बच्चे को अच्छे स्कूल कैसे मिलें। हमारी लड़ाई इस बात को लेके है, और कांग्रेस भी उस पर काम करे जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है आम आदमी पार्टी काम करे, जहां बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी काम करे। राज्यों में सबके पास सरकार है इस समय। आओ मिलके सारे लोग एक सपना देखते हैं ना कि आज हमारे देश में एक सक्षम परिवार का बच्चा जो संपन्न है, थोड़ा सा पढ़ना चाहता है, वो सपना देखता है मेरा बच्चा अगर थोड़ी सी अच्छी प्रोफाइल बना ले, अच्छे कंपटीशन कर ले, तो मैं अपने बच्चे को अमेरिका की फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा, यूरोप की फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। मिलके ये सपना देखते हैं ना कि अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को इतना शानदार करें कि अमेरिका में बैठे हुए परिवार में ये सपना देखें लोग कि अगर हमारा बच्चा थोड़ा सा योग्य निकले और हम थोड़ी सी मेहनत कर लें तो भारत की फलानी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को पढ़ने भेजेंगे। ये सपना देखना चाहिए ना हमको ये सपना देखना चाहिए। आज हमारे यहाँ
शानदार लड़के लड़कियां निकल रहे हैं हमारे आईआईटी से, आईएम से, डीटीयू से, एनएसयूटी से, इतने शानदार लड़के लड़कियां निकल रहे हैं। सपना क्या देख रहे हैं? अगर अच्छा मौका लग जाए तो हम अमेरिका या यूरोप की फलानी कंपनी में काम करेंगे। आइए मिलके देश में ऐसी ऐसी शानदार कंपनियां खड़े करते हैं कि हार्वर्ड में पढ़ने वाला अमेरिका का कोई लड़का या ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला किसी और देश का कोई लड़का लड़की ये सपना देखे कि अगर अच्छी डिग्री हाथ में आ गई तो भारत की फला कंपनी में जाके काम करूंगा, दिल्ली में जाके बैठ के। वो सपना देखते हैं ना, उस सपने पे काम करते हैं और सब मिलके करते हैं। भारत को वहां लेके जाना है। भारत का भविष्य आम आदमी वर्सेस कांग्रेस या आम आदमी वर्सेस आम आदमी बीजेपी में नहीं है। भारत का भविष्य इस बात में है कि हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेज इतने शानदार हो जाएं, हमारे स्कूल इतने शानदार हो जाएं कि हम दुनिया की सबसे नंबर 1 एजुकेशन दे रहे हों। नंबर 1 हेल्थ सिस्टम होना चाहिए। ये जो डिग्रियां ले लेके लड़के लड़कियां खड़े हैं, इनको पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि ये नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। हमारा सपना वो है। आओ उस पर मिलकर बात करते हैं, उस पर मिलकर काम करते हैं तो इंडिया नंबर 1 बनेगा। नहीं तो आम आदमी पार्टी नंबर 1 बन जाए, बीजेपी नंबर 1 बन जाए, कांग्रेस नंबर 1 बन जाए, देश को क्या मिल रहा है? यानी आम आदमी पार्टी नंबर 1 बने, इंडिया नंबर 1 बनना इंडिया, आम आदमी नंबर 1 बने, इंडिया नंबर 1 बने, इस तरह का विजन, इस तरह का सपना आपका है। लेकिन क्या है ना मनीष जी कि जब आम आदमी की बात होती है तो आम आदमी को इस हिंदुस्तान में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं कि कई ऐसी पार्टियां होती हैं, छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, जो अलग अलग खांचों में बांट करके वोट बैंक के तौर पर देखती हैं। हालांकि आप लोग स्कूल की बात करते हैं, नो डाउट, आप विकास की बात करते हैं, नो डाउट, आप करप्शन फ्री सिस्टम की बात करते हैं, नो डाउट, आप आम आदमी की बात करते हैं, नो डाउट, आप आम आदमी की हिस्सेदारी भागीदारी की बात करते हैं, नो डाउट। लेकिन उस पॉलिटिक्स का क्या करें जहां पर जातियों में बदल बदल के और जातियों में कन्वर्ट करके वोट बैंक देखा जाता है? उस पॉलिटिक्स का क्या करें जहां पर धर्म के हिसाब से और धर्म के चश्मे और नजरिए के हिसाब से वोट बैंक देखा जाता है? क्या अगर नेशनल पार्टी आप बन गए हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में आप आगे बढ़ेंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी अपने आप को इससे अछूता रख पाएगी? आप देखो, 2 राज्यों में हमारी सरकार है और अब एमसीडी में सरकार बनी है। हमने गुजरात में भी चुनाव लड़ा। हमारी प्रॉमिस क्या है और हमारा ड्रीम क्या है? हम किस खांचे की बात कर रहे हैं? हम तो यही खांचे की बात कर रहे हैं कि अगर आपके घर में एक बच्चा है जो पढ़ रहा है तो आपका सबसे बड़ा खांचा यह है कि आप एक माता पिता हैं। आप अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाने का सोचिए। आप भूल जाइए आप किस जाति और किस धर्म से आते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आपका खांचा एक फिक्स है कि आपको अच्छा इलाज चाहिए। आपके घर में कोई बेरोजगार है तो आपका खांचा फिक्स है कि आपके लड़की को अच्छी नौकरी चाहिए, कोई अच्छा रोजगार का साधन चाहिए। वो खांचे हैं और मुझे लगता है देश में उस खांचे की जरूरत है। लोगों की गलती नहीं है, लोगों के पास विकल्प नहीं था। ए पार्टी आती थी, वो ए प्रॉमिस करती थी कि भाई हम इस जाति इस धर्म के खांचे में प्रायोरिटी देंगे। दूसरी पार्टी आती थी, वो दूसरे धर्म के लोगों को प्रायोरिटी देने लगती है। हम कह रहे हैं कि हम पेरेंट्स को प्रायोरिटी देंगे, हम कह रहे हैं हम बीमार को प्रायोरिटी देंगे, हम कह रहे हैं कि बेरोजगारों को प्रायोरिटी देंगे, हमारी पॉलिसीज में उनको प्रायोरिटी मिलेगी। वो खांचे हैं पर हमारे अपने अपने खांचों की प्रायोरिटी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रायोरिटी के खांचे चुने हैं। मैं आपको पिछले लगभग 1.5 दशक से तो एक पत्रकार की हैसियत से भी और आप जब आंदोलनकारी के तौर पर भी थे, मैंने आपको फॉलो किया। आप यकीनन बहुत बार जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान और रामलीला मैदान से लेकर के सेक्रेटरीट तक एक बात कही जाती है कि मनीष सिसोदिया हर एक सवाल का जवाब बहुत ही अच्छी सी मुस्कान के साथ में दे जाते हैं, कठिन से कठिन सवाल का जवाब भी दे जाते हैं। हालांकि मेरा सवाल बहुत आसान है। अगला, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को तो लोग नेशनल पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, जरूर देख रहे हैं। क्या सिसोदिया को भी देखना चाहिए? देखो, 12 साल पहले, मतलब 2012 से पहले 10 साल पहले हमने कभी सोचा नहीं था। यहाँ इस रूम में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके साथ मैंने पत्रकारिता की है, जिनके साथ बैठ के आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। कभी सोचते नहीं थे कि एक राजनीतिक पार्टी बनेगी और उसमें हम ऐसी कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, कभी सरकार में मंत्री के रूप में काम करेंगे, ये कभी सोचा नहीं। योग संयोग बना, कुछ समय ने इजाज़त दी, आज वो कर रहे हैं। योग संयोग बनेगा, समय जो इजाज़त देगा। मेरा एक ही है कि जो भी मौका आपको मिले, जब मैं पत्रकारिता करता था, जब मैं रेडियो में काम करता था, मुझे लगता था उसमें डूब के करो, अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट रखो उस काम में। ये नहीं है कि इस काम से करने से आपको, जैसे मैं रेडियो में प्रोग्राम करता था एफएम में, वहाँ कभी मुझे लगता ही नहीं था कि इसमें कितने पैसे मिलेंगे। यू लव डूइंग रेडियो प्रोग्राम्स, यू लव डूइंग जर्नलिज्म, यू लव डूइंग मूवमेंट कि भाई आप उस दिशा में लोगों की मदद कर रहे हो, यू लव डूइंग दैट। उसके रिजल्ट आज मुझे एक शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला है, एक आम आदमी पार्टी के एक लीडर के रूप में काम करने का मौका मिला है। मुझे लगता है कि उस पर फोकस करें।
अब इसका नेक्स्ट स्टेप शायद अपने आप इवॉल्व होगा, आप नहीं तय कर सकते। What you love doing the most? आप पत्रकार भी रहे हैं, आप अनाउंसर भी रहे हैं, आप मैं नेता नहीं बल्कि आपको तो मुझे ये कहना चाहिए कि आप बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसीलिए मैंने ये पूछा कि मनीष सिसोदिया का रोल बेस्ट मनीष सिसोदिया को लगता क्या है? मुझे अपना सबसे सेटिस्फाइंग रोल लगता है कि स्कूल में जाके बच्चों से समझें कि क्या करना है। आई एम टेलिंग यू विद माई ओन एक्सपीरियंस, आई एम नॉट सेइंग सम, मैं इसका कोई एडमिनिस्ट्रेटर या उस तरह से जवाब नहीं देना चाहता। एज ए पर्सन इफ़ यू आस्क मी कि पिछले कुछ वर्षों में या ओवरऑल एक लाइफ में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट कहाँ रहता है, जब आप बच्चों से समझते हैं ना। और एक मैं आपको घटना बता देता हूँ। 2015 में एक घटना घटी थी। मैं ऐसे ही जब 2015 में सरकारी स्कूलों में जाना शुरू किया तो वहाँ पे एक जगह, यूजुअली जब आपको बच्चे मिलते हैं एज ए मिनिस्टर, यू गो टू ए स्कूल, वहाँ बच्चे आपको विश करते हैं, आप बच्चे कुछ बात करते हैं, तो एक यूजुअली रेस्पॉन्ड किए, हाँ बेटा आप तो देश का भविष्य हो। तो एक बच्चे ने रेस्पॉन्ड किया कि जी क्या बात करते हो सर, हम थोड़ी देश का भविष्य हैं, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, हम तो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। वो बात इतनी पिंच की, मुझे लगा इस डेफिनेशन को बदलना है। ये सरकारी स्कूलों में जो 15 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो इस मानसिकता के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर बहुत दुर्भाग्य है। आज मुझे खुशी है कि उसमें थोड़ा सा चेंज करने में हम कंट्रीब्यूट कर पाए हैं, और मुझे लगता है वही सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, सबसे ज़्यादा एंजॉइंग है। आपकी सादगी मुझे एक सवाल करने के लिए मजबूर कर रही है। बात बहुत सियासत की हो गई मनीष जी, दिल्ली की हो गई, गुजरात की हो गई, गोवा की हो गई, उत्तराखंड की हो गई, पंजाब की हो गई। आम आदमी ये जानना चाहता है कि मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब साथ में बैठते हैं, चाय पर जब बातें होती हैं, मैं चाय पर चर्चा की बात नहीं कर रहा, चाय पर जब बातें होती हैं तो क्या बातें होती हैं? एलजी साहब की होती है, नेशनल पॉलिटिक्स की होती है, दिल्ली की होती है, आम आदमी की होती है, या कभी ये भी होता है कि चलो चल करके आज मूवी देखेंगे? सब कुछ होता है। एलजी की भी बात होती है, बीजेपी की बात होती है, डिपेंड्स ऑन द टाइम। कभी मूवी की बात भी होती है, कभी नेटफ्लिक्स की बात भी होती है, कभी खाने की बात भी होती है, सब बात होती है। पर अपने विजन की भी बात होती है कि सरकार यहाँ तक पहुँच गई, या अभी जो काम करना शुरू किया था वो यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन हमें तो वहाँ लेके जाना है। तो उस काम में और क्या नया आइडिया आ सकता है, उस काम में नया क्या सोच सकते हैं, उनकी तरफ से बहुत मतलब आई कैन से एज ए टीम लीडर उनकी बार ऑफ डिमांड बहुत ऊपर है। हम सब लोग आपको और अरविंद जी को दिल्ली की सियासत ही नहीं बल्कि नेशनल सियासत का जय वीरू कहा जाता है। शोले देखते हैं आप लोग? हाँ देखिए शोले। जय ज्यादा जिम्मेदार है या वीरू? अब पता नहीं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। टॉस उछल जाता है तो फिर उछल जाता है, फिर तो करना है। एक चीज याद है मुझे कि जब पहली बार शपथ ली थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा गीत गाया था, भाईचारे वाला। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम है हमारा। एक दशक में राजनीति भी बदली है, एक दशक में आपकी सियासत और आम आदमी पार्टी कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। आज की तारीख में क्या गाना या सूत्र वाक्य बदला है या वहीं खड़े हैं आप? नहीं, वही है भाई। अल्टीमेटली सारी राजनीति, सारा एडमिनिस्ट्रेशन अगर लोगों की ग्रोथ में लग जाए और लोगों की खुशहाली में लग जाए तो भाईचारा बढ़ेगा ही। आपको लड़ा के थोड़ी पॉलिटिक्स करनी है, आपको मिला के पॉलिटिक्स करनी है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा मैं, ये मेरा ही नहीं बल्कि आम जनता का सवाल है और ऑनलाइन आपसे सवाल करने के लिए कहा गया है। सियासत में कहते हैं ना कि बहुत कांटों भरी डगर है, और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं दिल्ली से लेकर के गुजरात तक, और सियासत को कहते हैं बहुत कठिन है डगर पनघट की। इस कठिन डगर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया? इस कठिन डगर में सबसे बड़ा साथ क्या मिला? और इस कठिन डगर में अभी क्या क्या करना बाकी है? और एक और सवाल करते हैं लोग कि अक्सर ही मेरे इंटरव्यू में जब सिसोदिया जी बैठते हैं तो लाल स्वेटर पहन करके क्यों बैठते हैं? क्या अपने विरोधी और विपक्षियों को लाल सिग्नल देना चाहते हैं कि तुम लाख कांटे बिछाओ, मैं लाल सिग्नल दे दूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इट्स ए मैटर ऑफ चांस। आपने कल इंटरव्यू किया होता शायद कोई और स्वेटर होता। इट्स ए मैटर ऑफ चांस, लेकिन बहुत सूट करता है आप पे। बट अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ करना है। अभी तो शुरुआत है, और मतलब चैलेंजेस बहुत हैं राजनीति के, पर मुझे लगता है कि देश आज हमारा जहाँ खड़ा है, जहाँ हम एजुकेशन पे खड़े हैं, जहाँ हम हेल्थ सिस्टम, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल इस पे जहाँ खड़े हैं, उसको अगर सॉल्व करने का, अगर उसको से कोई दुखी महसूस करता है कि यार ये चीज़ नहीं हुई,
मुझे लगता है उसको ये भी सोचना चाहिए कि राजनीति ठीक करनी है, राजनीति सुधारनी है और राजनीति में उतरना चाहिए। राजनीति से भागने से काम नहीं चलेगा। हम भी भागते थे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 10 साल पहले तक मुझे लगता था राजनीति में आने की जरूरत नहीं है, अच्छी पत्रकारिता या अच्छा आंदोलन करो और राजनेताओं को रास्ते पे लाओ। फिर मुझे लगा नहीं, अब राजनीति में आके चीजें होंगी और मैं बाहर खड़ा होकर कितना भी काम कर रहा होता, पर शायद इतने स्कूल ठीक नहीं हो पाते अगर हम राजनीति में नहीं आते। तो हो सकता है और भी लोग कर देते, पर वो एफर्ट हमारा कि हम पत्रकारिता करके इतना चेंज कर लेंगे या हम आंदोलन करके उतना चेंज कर लेंगे या हम, अच्छी बात है, हर आदमी का अपना रोल है, लेकिन राजनीति से भागना नहीं चाहिए, राजनीति करनी चाहिए और अच्छी राजनीति देश के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, आप लोग बिल्कुल डटे रहने वाले पॉलिटिशियंस में से हैं। बहुत एक छोटी सी आखिरी चीज है और पक्की वाली आखिरी चीज, पॉलिटिक्स बिना ब्रांड के नहीं चलती। कोई नाम से ब्रांड बनाता है, कोई जाति से ब्रांड बनाता है, कोई अपनी टोपी से ब्रांड बनाता है, कोई अपने रंग से ब्रांड बनाता है, कोई किसी पोस्टरिंग से ब्रांड बनाता है, कोई किसी महान हस्ती के साथ में ब्रांड बनाता है। आपने आम आदमी के साथ में अपना ब्रांड बनाया है, क्या इसी ब्रांड के साथ में टिके होंगे या फिर आगे आने वाले वक्त में आप लोगों की सियासत ब्रांड केजरीवाल या ब्रांड सिसोदिया होने वाली है? हमारी पॉलिटिक्स में आने का मकसद ही आम आदमी है। ब्रांड से मतलब नहीं है आपका? आम आदमी ब्रांड है। अगर उसके लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे तो फिर किस लिए कर रहे हो? फिर छोड़ो। और जितनी मेहनत पॉलिटिक्स में कर रहे हैं उतनी मेहनत में तो किसी कंपनी में नौकरी करेंगे तो 4 प्रमोशन बना के कंपनी का मालिक सीईओ बना देगा उतनी मेहनत में, तो अगर वही करना है तो। लेकिन करना ही इसलिए क्योंकि आम आदमी की लाइफ में कुछ पेन है, उसको ठीक करना है। अपनी लाइफ में कुछ पेन है आम आदमी के रूप में, उनको ठीक करना है। थैंक यू सो मच मनीष जी। मैं खास तौर से ये कहना चाहूंगा कि मेरे किसी भी सवाल को आपने डक नहीं किया। अगर क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं, बेबाक तरीके से आपने जवाब दिया, ईमानदार तरीके से जवाब दिया और ईमानदारी आपकी कट्टर थी जब आप जवाब दे रहे थे, तब आपकी वो कट्टर ईमानदारी। इसके लिए यकीनन मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अपनी पूरी टीम की तरफ से। बेशकीमती समय आपने दिया है, हम बहुत आभारी हैं। इस मंच की आपने शोभा बढ़ाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उम्मीद ये करता हूं कि जल्द ही आपसे फिर से एक बार मुलाकात यकीनन होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए और 2024 के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.